तो दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान ज्योति साइंस क्लासेस में। हम पढ़ेंगे आज मानव तंत्र के एक विशेष तंत्र को, पाचन तंत्र को। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा देखें और पूरा वीडियो 3D एनिमेशन में समझें कि किस तरीके से हमारा पाचन तंत्र कार्य करता है। एक बार में ये वीडियो बनाना संभव नहीं है, तो ये 2-3 टुकड़ों में वीडियो बनेगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, पाचन तंत्र। दोस्तों हम यहाँ पर बहुत सारे मानव तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उन मानव तंत्र में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, और एक और हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। इन सभी तंत्रों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला जो तंत्र है वो है पाचन तंत्र। क्या होता है दोस्तों पाचन तंत्र? देखो सभी परीक्षाओं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और हमेशा इसमें से प्रश्न आता ही आता है, यह आप मानकर चलें। तो इसको हम बिल्कुल यदि विस्तार से पढ़ेंगे तो हमारे प्रश्न गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। ठीक है। पाचन तंत्र सभी एग्जाम में, अधिकतर एग्जामों में ये टॉपिक देते ही देते हैं। कक्षा 10 से संबंधित है ये विज्ञान। ठीक है। और कक्षा 10 में तो ये 5 नंबर का एक ही प्रश्न आता है पूरा, और 1 नंबर का एक प्रश्न आता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कक्षा 10 के लिए भी और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी। तो शुरू करते हैं पाचन तंत्र। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर होता है वो बहुत ही एक अद्भुत और जटिल संरचना होती है, और सबसे छोटी जो इकाई होती है उससे पूरा शरीर मिलकर बना होता है, जिसको कहते हैं कोशिका। और इस कोशिका से पहले भी सबसे छोटा जो अंश होता है वो जिसको अपन कहते हैं परमाणु। परमाणु से मिलकर बनते हैं अणु, अणु से मिलकर बनते हैं यौगिक, और फिर बहुत सारे यौगिकों के संयोग से पहला जो सबसे छोटी इकाई का निर्माण होता है शरीर की, वो है कोशिका। ठीक है। और इन कोशिकाओं के आपसी सहयोग से जो संरचना बनती है उसको कहते हैं ऊतक, और ऊतकों के सहयोग से बनते हैं अंग, और अंगों के आपसी सहयोग से बनता है पूरा तंत्र। और शरीर में बहुत सारे तंत्र होते हैं जिनको कहते हैं मानव तंत्र, और बहुत सारे तंत्रों में भी आपको मैंने नाम बताया। तो पहला तंत्र हम पढ़ेंगे यहाँ पर पाचन तंत्र। ठीक है। तो शुरू करते हैं। पाचन तंत्र किस लिए आवश्यक होता है? तो यह जो हम भोजन करते हैं, और उस भोजन में जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो तंत्र कार्य करता है उसको कहते हैं पाचन तंत्र। ठीक है। तो भोजन में कौन कौन से अवयव होते हैं पता है सभी को? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, विटामिन आदि। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए, ये तो हमें प्राप्त होते ही हैं भोजन से, लेकिन ये सभी होते हैं जटिल अवस्था में। कौन सी अवस्था में? जटिल अवस्था में ये सभी तत्व होते हैं। तो इनको सरलीकृत करने के लिए
जो तंत्र कार्य करता है उसको कहते हैं पाचन। ठीक है, तो हम जो भोजन करते हैं उस भोजन से हमें मिलती है ऊर्जा, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो भोजन के विभिन्न घटक होते हैं उनको सबसे पहले सरलीकृत किया जाता है। सरलीकृत क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सभी कौन सी अवस्था में होते हैं? जटिल अवस्था में होते हैं। जटिल का मतलब इनकी संरचना जो होती है बहुत जटिल होती है, जिसको हमारा जो शरीर होता है वो पचा नहीं पाता है, और फिर उसको जटिल से सरलीकृत किया जाता है। सरल करना मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। जो भोजन का बड़ा अंश होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित किया जाता है, सरलीकृत किया जाता है। तो इसी प्रकार से इस पाचन तंत्र की परिभाषा भी बन जाएगी। क्या बनेगी परिभाषा? सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं उसे क्या कहेंगे? पाचन तंत्र कहेंगे। मतलब कि शुरुआत कहाँ से होगी? भोजन के अंतःग्रहण से लेकर। अंतःग्रहण का मतलब कि भोजन को ग्रहण करना, शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाएगी, और उससे लेकर मल त्याग तक एक तंत्र कार्य करता है, और उस तंत्र में बहुत सारे अंग और ग्रंथियाँ होती है जो मिलकर सामंजस्य के साथ कार्य करती है, मतलब कि मिलकर कार्य करती है, सभी हिल मिलकर कार्य करती है। तो उस कार्य को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं उसको। मतलब उन सभी अंगों और ग्रंथियों से मिलकर बनी संरचना क्या कहलाती है? पाचन तंत्र कहलाती है। और इस पाचन तंत्र का कार्य क्या होता है? जो जटिल अणु हैं उनको सरलीकृत करना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ये इसका कार्य हो जाएगा। और विभिन्न जो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अघुलनशील होते हैं उनको घुलनशील करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इसको पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों इसको बांटा गया है 2 भागों में। पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं अंग, और दूसरे इसकी होती है ग्रंथियाँ। पाचन तंत्र 2 भागों से मिलकर बना हुआ है, अंग और ग्रंथियाँ। ठीक है, तो कौन कौन से अंग आ जाएंगे इसमें? सबसे पहले आ जाएगा मुख। आपको चित्र में दिखता भी जा रहा होगा कि कौन कौन से भाग हैं। पहला आ जाएगा मुख, दूसरा भाग आ जाएगा इसका ग्रसनी, तीसरा भाग ग्रास नली, फिर उसके बाद भोजन ग्रास नली के बाद कहाँ जाएगा? आमाशय। आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत। फिर छोटी आंत के बाद कहाँ जाएगा? बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद भोजन जाएगा फिर मलाशय में। ठीक है, तो उसके बाद ये मलाशय से फिर मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे अंग हो गए। उसके बाद इसमें कौन कौन सी ग्रंथियाँ काम आती है? तो सबसे पहले जो ग्रंथि आती है मुख में, लार ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि आती है जो हमारे आमाशय में होती है, आमाशय के पास होती है, सॉरी, यकृत ग्रंथि। और तीसरी ग्रंथि हो गई दोस्तों अग्न्याशय ग्रंथि। ठीक है, तो ये पाचन तंत्र के 2 भाग हो गए। एक तो अंग हो गए और दूसरा ग्रंथियां हो गई।
अंग में सबसे पहले भोजन मुख से शुरू होगा, मुख में ग्रहण करेंगे, उसके बाद ग्रसनी में, फिर ग्रासनली, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और अंत में मलाशय में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये सब जो अंग होते हैं वो हमारे पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो सभी अंग हैं ये मिलकर एक पूरी नाल बनाते, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये पूरी एक आहार नाल बनाते हैं सभी, जो मुख से शुरू होती है और अंत तक खत्म होती है। चित्र में जैसे देख सकते हैं आप, तो इस जो आहार नाल का निर्माण करते हैं ये मुख से शुरू होती है। प्रश्न कभी आ जाए तो ध्यान रखना है कि आहार नाल मुख से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, मल द्वार तक जाती है। ठीक है, और कभी कभी इसकी लंबाई भी पूछ ले तो इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर ये पूरी एक आहार नाल होती है, जो जिसको अपन पोषण नाल भी कह सकते हैं। पोषण नाल मतलब हमारे पोषक तत्वों को आगे से आगे पहुँचाने का कार्य करती है, तो ये हो जाएगी पोषण नाल। आहार नाल को अपन पोषण नाल भी कह सकते हैं। लंबाई को ध्यान रखना है, 8 से 10 मीटर होती है। कभी कभी इसके बारे में ये भी पूछ लिया जाता है कि इसके कौन कौन से कार्य है, तो उन कार्य के बारे में भी हम देख लेते हैं। आ सकता है कभी आहार नाल के क्या क्या कार्य होते हैं। आहार नाल पता चल गया आपको, सभी अंगों से मिलकर, सभी ग्रंथियों से मिलकर जो नाल बनती है उसको कहते हैं आहार नाल। तो पहला कार्य हो जाएगा इसका, भोजन को सरलीकृत कर पचाना। मतलब हम जो भी भोजन करेंगे उसको सरलीकृत करेंगे और उसको फिर पचाएंगे। कौन कार्य करेगा? ये आहार नाल। दूसरा कार्य क्या हो जाएगा इसका, ये जो पचित भोजन है, पचित भोजन का अवशोषण, मतलब हमारा जो शरीर होगा वो इसका अवशोषण करेगा, जो भी भोजन पच गया है उसका अवशोषण करेगा। और तीसरा हो जाएगा, ये जो फिर अवशोषण हो गया भोजन का, उस भोजन को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना। ये कार्य भी कौन करेगा? आहार नाल करेगी। ध्यान देना, सबसे पहले भोजन को सरलीकृत करना। भोजन कौन सी अवस्था में होता है? जटिल अवस्था में होता है, उसको सरलीकृत किया जाता है, फिर उसको पचाया जाता है। पचाने के बाद उस जो पचित भोजन होता है उसका शरीर ग्रहण करता है, उसको अवशोषित करता है, जो भी पोषक पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित करता है, और फिर अंत में जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उनको मुख से मल द्वार तक पहुंचाया जाता है। ये इसके कार्य हो गए, और इस कार्य को करने के लिए बहुत सारे अंग कार्य करते हैं और बहुत सारी ग्रंथियां कार्य करती है। ठीक है, तो अब देखो कौन कौन से अंग हैं इन भोजन को पचाने के लिए, तो उन अंगों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला अंग जो है वो आ जाएगा हमारा मुख। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम मुख के बारे में। मुख तो सभी जानते ही हैं क्या होता है। ठीक है, तो पहला अंग आ जाएगा मुख। सबसे पहले पहला भाग है मुख। ठीक है, आकृति कैसी होती है इसकी? कटोरे नुमा, जैसे कटोरा होता है वैसे इसकी आकृति होती है कटोरे नुमा। कटोरे नुमा इसकी आकृति होती है, और इसके ऊपर व कठोर, नीचे ऊपर और नीचे कोमल तालु पाए जाते हैं। मुख में जो होता है वो ऊपर और नीचे तालु पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे इसको एक सारणी के द्वारा ही हम याद रखने की कोशिश करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा कि इसमें क्या क्या होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना।
तो सबसे पहले इसमें होती है हमारी जिह्वा, या हमारी जीभ। सिंपल सी बात है, जीभ होती है। पहला भाग कौन सा होता है? जीभ। दूसरा भाग हो जाएगा हमारे दांत, और तीसरा भाग हो जाएगा हमारे होंठ। 3 भाग होते हैं मुंह। सबसे पहले बात करते हैं जीभ की। जीभ एक लचीला भाग है और मांसल भाग है, मांसपेशियों से बना हुआ भाग है, लचीला भाग है, ठीक है ना, मांसपेशियों से बना हुआ भाग है। और ये जहाँ जुड़ी हुई होती है, मतलब जीभ हमारे मुख में जहाँ से जुड़ी हुई होती है, उसको कहते हैं फेनुलम लिंगुअल। फेनुलम लिंगुअल परीक्षा में पूछ सकते हैं। ये हमारे मुख में जीभ कहाँ से जुड़ी होती है? फेनुलम लिंगुअल। इसका एक और नाम है जीवा फेनुलम। जीवा फेनुलम, दोनों में से कोई सा भी एक हो सकते हैं कि मुख का वह भाग जहाँ से जीभ जुड़ी होती है उसको क्या कहते हैं? फेनुलम लिंगुअल या जीवा फेनुलम। ये भाग हो गया, ठीक है। जीभ के बारे में बस इतना ही है। कार्य यदि पूछ ले, जीभ के कार्य, क्या कार्य करती है जीभ? तो भोजन में लार को मिलाती है। भोजन में क्या मिलाती है? लार मिलाती है। और मुख की सफाई करती है। जीवा क्या कार्य करती है? मुख की सफाई करती है। और इसके अलावा शब्द उच्चारण में काम आती है। मैं भी बोल पा रहा हूँ तो जीभ है मेरे मुख में, इसलिए बोल पा रहा हूँ, ठीक है ना। शब्द उच्चारण में ये काम आती है। ये हो गए जीभ के कार्य। अगला है दांत के कार्य। फ्रेंड्स, पढ़ते हैं अपन दांत के बारे में। मनुष्य में दोस्तों द्विबारदंती व्यवस्था होती है। द्विबारदंती का मतलब दांत 2 बार आते हैं। एक तो अस्थायी दांत आते हैं जो कुछ सालों बाद गिर जाते हैं, और एक स्थायी दांत आते हैं। 2 प्रकार के दांत आते हैं। 2 प्रकार के जबड़े होते हैं। एक तो ऊपरी जबड़ा होता है जिसमें दांत होते हैं, और एक मुख में निचला जबड़ा होता है जिसमें दांत गड़े होते हैं। 2 जबड़े अपने होते हैं। और ये जो जबड़ा होता है, सांचा होता है जिसमें दांत गड़े होते हैं, उस सांचे को अपन कहते हैं मसूड़ा। क्या कहते हैं इसको? मसूड़ा कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं गम, GU गम, ठीक है। और एक दांत जहाँ गड़ा हुआ होगा उसको कहेंगे गर्त दंती। क्या कहेंगे? एक दांत जहाँ गड़ा होगा उसको क्या कहेंगे? गर्त दंती। मैं सही लिख देता हूँ इसको, गर्त दंती, ठीक है। एक दांत जहाँ गड़ा होगा उस स्थान को कहते हैं गर्त दंती। तो ध्यान रखना है, मनुष्य में द्विबार दंती व्यवस्था होती है। 2 बार दांत आते हैं। अस्थायी दांत, इसको अपन दूध के दांत भी कहते हैं, दूध के दांत, ठीक है। और उसके बाद स्थायी हो जाते हैं। अब बात करते हैं दांत होते कितने प्रकार के। ये ध्यान रखना, गर्त दंती जहाँ दांत गड्ढे होते हैं, और जिस सांचे में दांत स्थित होते हैं उसको कहते हैं मसूड़ा। क्या कहते हैं उसको? मसूड़ा। बात करते हैं दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृतनक, दूसरा दांत हो जाएगा रदनक, तीसरा दांत हो जाएगा अग्र चमणक, और चौथा दांत हो जाएगा चमणक।
4 प्रकार के दांत होते हैं। अब यदि इनकी संख्या देखी जाए तो संख्या को कैसे याद रखें? तो संख्या को याद रखने के लिए कोड है 42 46। 42 46 ऊपरी वाले जबड़े में होते हैं और 42 46 नीचे वाले जबड़े, मतलब कि इतने सारे दांत नहीं होते हैं। ये कोड है, पहला कृतनक, दूसरा रदनक, फिर तीसरा अंक अग्र चवर्णक और फिर लास्ट चौथा जो है वो चवर्णक। ये तो पहले वाले जबड़े में। इसी प्रकार से दूसरे वाले जबड़े में भी वही, नीचे वाले जबड़े में। तो कुल मिला के 8, ये 4, ये 8 और ये 12, कुल कितने दांत हो गए? 32 ये दांत होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कृतनक की संख्या 8, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। अब इनके यदि कार्य पूछ लिए जाए, परीक्षा में कभी कार्य भी पूछ लेते हैं, तो क्या क्या कार्य करते हैं? कृतनक का नाम से मालूम पड़ रहा है, क्र मतलब काटने का कार्य करते हैं, भोजन को काटना। आगे आगे के 4 दांत होते हैं, जैसे कि ये चित्र में देख लेना आप, चित्र में दिख जाएगा कि जो कृतनक दांत हैं 4, जो उनके कार्य होते हैं, 4 दांत होते हैं ऊपर और 4 नीचे होते हैं। इनका कार्य होता है काटना, भोजन को काटना। हम जो भोजन सबसे पहले काटते हैं, जैसे रोटी काटते हैं या और भी जैसे कोई भी वस्तु काटते हैं, फल काटते हैं, तो सबसे पहले कृतनक दांत सबसे आगे सामने आते हैं। हंसते समय भी सबसे पहले दांत यही दिखते हैं, कृतनक दांत। दूसरे प्रकार के दांत हो गए रदनक। रदनक होते हैं 2 ऊपर और 2 नीचे, जैसे कि ये जो होते हैं ये मांसाहारी जीवों में ज़्यादा विकसित होते हैं, ज़्यादा तीखे होते हैं और इनका कार्य होता है चीरना फाड़ना। चीरना और फाड़ना, चीरने फाड़ने का ये कार्य करते हैं। उसके बाद अग्र चवर्णक चबाने का कार्य करते हैं और चवर्णक भी चबाने का कार्य करते हैं। इन दोनों के कार्य सेम है। ये चीरने फाड़, अब चीरने फाड़ने का कार्य कौन ज़्यादा करते हैं? मांसाहारी जीव ज़्यादा करते हैं, इसलिए चीरने फाड़ने का कार्य कौन करेंगे? रदनक दांत करेंगे, जिनकी संख्या होती है 4। तो ये कोड ध्यान रख लेना, उससे टोटल 32 दांत हमें मालूम पड़ जाएंगे। कभी कभी दांत के लिए ये भी पूछ लिया जाता है कि दांत किसके बने होते हैं? तो दांत बने होते हैं दोस्तों कैल्शियम फास्फेट के, CaPO4, कैल्शियम फास्फेट के दांत बने होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट के दांत बने होते हैं। और दांत जो होते हैं वो सबसे मजबूत भाग होता है हमारे शरीर का, बहुत ही मजबूत होते हैं, इसलिए भोजन को भी काट सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई, जीभ की भी बात हो गई और दांत की भी बात हो गई। अगला आता है होठ। तो होठ का तो एक ही कार्य है, भोजन को पकड़ना, को पकड़ना, मुख को खोलना, बंद करना और शब्द उच्चारण। ये होठ का कार्य हो गया, बिल्कुल सरल है, इसमें कोई भारी बात नहीं है याद रखने वाली। ठीक है, तो ये हो गया मुख के बारे में। मुख के बारे में, जीभ, दांत और होठ के बारे में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम वापस इसी का सेकंड भाग स्टार्ट करेंगे ग्रहणी से। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इसको पूरा नोट कर लेना, याद कर लेना। उसके बाद अपन कल या अगले दिन जब भी वो वीडियो आएगा तो ग्रहणी से शुरू करेंगे। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देवें। जिसको ज़रूरत है उसको ये वीडियो तथा ये चैनल का लिंक जो है वो शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।